So hello students, now with exercise 3.4, linear equation in two variables, pair of linear equations. So this is the third method we are here to discuss. And see, again the same equations, whatever the equations we have used with substitution, with graphical, we are using the same equations. There is no specific equations for specific method, right? ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन के लिए इक्वेशंस कुछ अलग होंगी, राइट? या एलिमिनेशन के लिए कुछ अलग इक्वेशंस होंगी. इक्वेशंस आर सेम, बट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू लर्न वेरियस टेक्निक्स. पहले हमने ग्राफिकल समझा, उसके बाद वी आर सीइंग कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से यूज करना है, क्योंकि समटाइम्स सब्स्टिट्यूशन मेथड इज मोर कंफर्टेबल देन दिस और समटाइम इट इज मोर कंफर्टेबल देन सब्स्टिट्यूशन. तो लर्न हमें सब कुछ करना है, बट अल्टीमेटली दिस इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द एग्जाम्स कि हम कौन सा मेथड यूज करें जो हमें कम टाइम में और हमें आंसर्स पर पहुंचा दे, राइट? दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव. देयर इज वन मोर मेथड वी विल लर्न, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो अभी मैं एलिमिनेशन मेथड पे फोकस करते हैं. तो करना क्या है? एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये है एलिमिनेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेशन का मतलब समझ लेते हैं. एलिमिनेट मतलब क्या है? डिलीट करना. अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे किसी चीज को डिलीट करना है, अब डिलीट करने का मतलब यहाँ पर क्या डिलीट करोगे आप? पर डिलीट करने के लिए सिंपल सी बात है कि या तो हमारे पास वेरिएबल ही है, मतलब एक्स और वाई है. अगर मुझे वेरिएबल देखना है तो इट मीन्स आई हैव टू डिलीट वेरिएबल्स, राइट? तो इट मीन्स अब मैं क्या करूँ? अगर मैं इसका फायदा क्या है डिलीट करने का? अगर मैं एक को डिलीट कर देता हूँ तो इसका मतलब है मेरे पास एक ही वेरिएबल रह जाएगा. अगर आप सब्स्टिट्यूशन वाले इक्वेशन को भी देखते हैं तो सब्स्टिट्यूशन में भी हम यही काम कर रहे थे कि एक्स की वैल्यू को y की फॉर्म में निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहे थे. एक्चुअली में डिलीट ही कर रहे थे उसको, राइट? अगर मैं सपोज ये बोलता हूं कि x की वैल्यू 5 - y है और x की आपने वैल्यू यहां पुट कर दी, तो आपने क्या करा? आपने एक्चुअली में उसकी जो परफॉर्मेंस थी x की फॉर्म में उसको डिलीट किया और 5 - y वहां रख दिया. इसलिए उसका नाम सब्स्टिट्यूशन रखा गया, क्योंकि आपने उसको पोजीशन चेंज की, है ना, उसको रिप्लेस किया किसी और से, तो सब्स्टिट्यूशन है. यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम वैल्यू पुट नहीं करने वाले. यहाँ क्या कह रहे हैं कि हम उस वैल्यू को ही खत्म कर दें तो कैसा रहेगा, राइट? अब देखते हैं जरा यहाँ पर. अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड डाल देता हूँ. अब हमारा काम क्या है? सबसे पहली बात समझने की चीज क्या है? दो चीजें आती हैं, या तो आप x को डिलीट कर लो या आप y को डिलीट कर लो. दोनों में से एक कर सकते हो. कॉन्स्टेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पहली बात. दूसरी चीज ये है कि अगर मुझे x को डिलीट करना है तो मुझे x दोनों बराबर करने पड़ेंगे. यहाँ पर देख रहे हो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 1 है. यहाँ पर कितना है? 2 है. तो यहाँ पर भी 2 हो तभी तो डिलीट हो सकता है, या फिर यहाँ पर 1 हो. अगर मैं यहाँ पर 1 करने की सोचता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. अगर मैं 2 से यहाँ डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यहाँ पर भी करना पड़ेगा. ठीक है, प्रोसीजर ठीक है, गलत नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम ये यहाँ पर बाई 2 आ गया. तो कोशिश करो फ्रैक्शंस ना लाओ आप. अगर फ्रैक्शंस ना आए तो ज्यादा बेटर है. आएगा तो भी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट फ्रैक्शंस क्या करेंगे? आपको कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देगा. अब क्या करें? तो यहाँ 2 ना लाने की, यहाँ 1 ना लाने की बजाय हम यहाँ पर 2 लिया है तो कैसा रहेगा? कि अगर मुझे x को ही एलिमिनेट करना है तो मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई, यार ध्यान करके देखिएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1. क्यों कर रहा हूँ? ताकि मेरा ये 2x मिल जाए और ये 2y हो जाए और ये 10. अब आप देखो कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आया है. अब जब फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आया तो कितना आसान हो गया हमारे लिए, राइट? अब जो ये मान लेता हूं मैं थर्ड इक्वेशन, क्योंकि नई इक्वेशन जनरेट हो गई. अच्छा, पुरानी वाली क्या है? पुरानी वाली हमारे पास एज इट इज है, उसमें कोई हम चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें तो करना ही नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग तो सेकंड वाले फर्स्ट वाले में किया. अब आप देखो ये दोनों प्लस में है, राइट? अब एलिमिनेट करने के लिए एक प्लस और एक माइनस होना जरूरी था, फिर पंगा हो गया हमारे सामने. हम क्या करेंगे? इस वाली इक्वेशन के सारे साइन चेंज कर देंगे. देखिए, जब भी हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं, सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको, जब भी कुछ भी चेंज कर रहे हैं पूरी इक्वेशन में, कुछ भी कर लो, इट्स अप टू यू, लेकिन करना सभी में पड़ेगा. क्योंकि अगर सभी में करोगे तो उसकी वैल्यू वही रहनी है जो है. जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपकी एक बात करता हूँ. ये अब देखना जरा कि मैं बोल देता हूँ सपोज -3 इक्वल टू -3, राइट? या आई एम सेइंग -2 एंड -1, और मैं अगर पूरे में ही माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये प्लस. मतलब ये अभी भी इक्वली रहा. ऐसा नहीं कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इक्वलिटी खत्म हो गई.
इक्वलिटी एज इट इज चलती रहती है, इक्वलिटी कभी चेंज नहीं होती। इक्वलिटी का बड़ा शानदार रूल है, राइट। उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही चलेगा। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ जरा, 3 इज इक्वल टू, आपने बोला 2 + 1, मैंने कहा मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से कर दो, यहाँ 2 से कर दो, यहाँ 2 से कर दो, तो क्या मिल रहा है देखो 4, 2, यहाँ 6, देखो 6 आ गया। इसका मतलब है मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, साइन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना इस केस में। अब आए थे नेक्स्ट पार्ट पर। अब हमने ये काम कर लिया, ये काम होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करने हैं, या तो इसके कर लो या इसके कर लो। यहाँ पर भी चॉइस है, चॉइस बहुत है इस चैप्टर के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसका साइन चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्लस से माइनस बनाया है, फिर आपको सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये कितना हो गया तुम्हारा, ये कितना, ये भी माइनस हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि जब साइन चेंज हुआ, ये साइन चेंज कौन कर रहा है, जब आपने सेकंड माइनस थर्ड माइनस सेकंड किया होगा, तो थर्ड माइनस सेकंड, इस माइनस नहीं, एक्चुअली मैं अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में बात करूं तो आप क्या कर रहे हो, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किसको, सेकंड को फ्रॉम थर्ड। भाई जो सब्ट्रैक्ट होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ये पता होना चाहिए, ये तो अलजेब्रा में बोला गया, राइट। अब जैसे ही साइन चेंज हुए, ये तो गया, क्योंकि इसी को तो एलिमिनेट ही करना था। अब ये एलिमिनेट होने के बाद अब ये +2, अब इसका ये प्लस काम करेगा ना कि माइनस। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। सो इट विल बी 5y, ये कितना हो गया अभी, सॉरी, अब ये देखो मैंने यहाँ पर फिर मिस्टेक कर दिया था, यही समझने वाली बात है। यहाँ पर माइनस काम कर रहा है ना कि प्लस, अगर प्लस काम कर रहा होता तो 14 था, बट यहाँ पर कितना आया, 6 आया। तो y का वैल्यू कितना आ गया, ये 6/5 देगा वैल्यू, राइट। तो ये बड़ी समझने वाली बात है इसमें। अब आगे चलते हैं। अब ये y की वैल्यू, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना एलिमिनेशन मेथड का काम खत्म हो गया, अब एलिमिनेशन का कोई प्रोसेस नहीं रहा। अब क्या रहा फिर, मतलब यहाँ से ना सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा आपका। अब ये जो y की वैल्यू है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे आपने पुट किया है ना, पुटिंग, आप सिंपल वो स्टेटमेंट जरूर लिखे y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसे ही आप पुट करोगे यहाँ पर, बिल्कुल आपके पास तो बहुत इजी है, 5 - 6/5, ये कितना आ गया, 19/5, मतलब आपके सामने वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, लग रहा है कि यार अपोन आ रहा है, चेक करें आंसर सही है नहीं है, तो क्या करें, x + y, एक कोई भी इक्वेशन पकड़ लो आप। अगर मुझे x की वैल्यू कितने आया है, 19/5, ये कितना आया, 6/5, देखना जरा ये कितना आता है, 25/5, बिल्कुल सही आया है। तो इसका मतलब है वेरीफाई हो गया कि सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, कोई वरी होने वाली बात नहीं है। तो इन क्वेश्चंस में ये काम करना है, आपको एक x को या y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। कभी कभी इस पर्टिकुलर मेथड को बोल देते हैं एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, राइट। एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, मतलब हम किसी भी एक कोफिशिएंट को इक्वल करने जा रहे हैं, दिस इज द मेथड, राइट। ऐसी अब जो सेकंड इक्वेशन है मैं उसको देखते हैं, उसको, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, वो भी देखने वाली बात है। तो इसमें 3x + 4y, फर्स्ट इक्वेशन हमारे सामने ही आ गई, राइट, और ये आ गई सेकंड। अब आप चाहते हो कि मुझे कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, अगर आप देखते हैं, अगर आप x को बराबर करने बैठ गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये 3 है, ये 2 है, जब भी आपको दिख जाए ऐसा कि ये 2 और 3 अगर बात करें तो कैसे नंबर है, ये तो को प्राइम है, क्योंकि 2 से 3 नहीं बन सकता और 3 से 2 नहीं बन सकता। तो ये बनेंगे क्या फिर, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मतलब इन दोनों को या तो 6 बनाना पड़ेगा, तो यही चॉइस बनती है। और इसको 6 बनाने के लिए मतलब कि इसको भी 6 बनाना है, इसको भी 6 बनाना है, तो आपको दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अगर x के साथ चलना है और अगर y के साथ चलना है, तो आप देखो ये 2 है और ये 4 है, तो हम इसको 4 बना सकते हैं क्या, तो हम y, इस केस में हमें सिर्फ इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कौन सा बेटर ऑप्शन है, वैसे तो दोनों ही बेटर है, बुराई तो किसी में भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके करते हैं। चलो पहले हम x को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 3 से। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी 6 बन सकता है। तो अब नई इक्वेशन क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा 6x + 8y, ये बना 20, ये कितना बना 6x - 6y 6, ठीक है। ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन सभी में करना है, मिस्टेक ना हो। अब साइन देखो, दोनों के प्लस बैठे हुए, क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे, तो क्या कर रहे हो आप,
ये हमारी थर्ड इक्वेशन बनी है और ये फोर्थ। आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट, यहाँ लिखना है सब्ट्रैक्ट फोर्थ फ्रॉम क्या, थर्ड से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट किया गया, तो जिसको सब्ट्रैक्ट किया गया वो माइनस, उसके साइन चेंज हो गए। ये तो खत्म हो गया, ये अब प्लस में है, देखो 14y आ गया, ये कितना आ गया, ये भी 14 आ गया, y का वैल्यू कितना है 1 आ गया। अब y का वैल्यू कहीं पर ही पुट कर दो, किसी में भी, तो ये ले लेते हैं इक्वेशन। वो जरूर लिखे बेटे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, बिल्कुल इनकी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि ये नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ है, राइट। तो कितना आ जाता है ये 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 1 10, सो 3x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2। बड़ा सिंपल। तो इस तरह से आपके सामने आंसर आ गया। तो चॉइसेस बहुत है, बट आपको अपना दिमाग लड़ाना है कि कौन सा रास्ता ज्यादा इजी रहने वाला है, राइट। अब आप इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट को देखें, तो मैं फोर्थ पार्ट में कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट आई थिंक आपको खुद ही कर लेना चाहिए, उसमें कुछ खास है नहीं, राइट। हाँ, थर्ड पार्ट में एक चीज मैं थोड़ा बता देता हूँ, चलो। इसमें अगर आप देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऐसे -4 लिखा हुआ है, राइट, और सेकेंड इक्वेशन में कुछ इस तरह का फॉर्मेशन है। आप इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखने में है कि वेन एवर यू आर राइटिंग द इक्वेशंस, जिस फॉर्म में ऊपर है उसी फॉर्म में नीचे रहे, राइट, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखो सिर्फ एक्स पार्ट इधर है, बाकी सब इधर है, और इसमें सारे पार्ट इधर है। तो क्या किया जाए, हम जनरली क्या करते हैं कि y x और y को है रखते हैं, दूसरे कांस्टेंट को इधर पहुंचा देते हैं। हमने इसमें कर दिया, इसमें क्या कर देते हैं, इसमें 2y को इधर ले लो और 7 को वहीं रहने दो। अब हमारे सामने बिल्कुल सही इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब ये हमारे अकॉर्डिंग चल गई, क्योंकि हमने शुरू से यही सीखा है कि इस तरह की इक्वेशन कैसे करनी है हैंडल। क्योंकि अगर आप उसका पोस्चर चेंज कर दोगे तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बट ये है कि वो रिदम बिगड़ जाता है सॉल्यूशंस के चांसेस, क्योंकि आपका रिदम इस पे चल रहा है, प्रैक्टिस इस पे चल रही है, और आपने वो गड़बड़ हो गया। तो ये भी बड़ा ध्यान रखने का गेम है। अच्छा, जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट में मैं सिर्फ इक्वेशन फॉर्म कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें अपॉन में दे दिया है, राइट, सो इट इज 2y/3 और ये -1। और अगर आप इसको देखें, मैंने आपको पहले ही बताया इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें एलसीएम ले लो आप, तो कितना आ गया ये 3x, क्योंकि अपॉन में ना लो तो ज्यादा बेटर है। ऐसे इस तरह की एक फॉर्म बना दो, और सेकंड में भी ऐसे ही करना है, क्या है x - y/3 है और ये 6 है, सॉरी 3 है, तो इसमें भी एलसीएम ले लो। कितना आता है एलसीएम 3x - y और ये 3, इक्वेशन तुम्हारी फॉर्म हो जाती है क्या 3x - y और ये 3 इधर आ जाएगा 9। तो दो इक्वेशन आपकी जनरेट हो गई। अब आई थिंक इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने के भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी 3x बैठा हुआ है, यहाँ पर भी 3x, सिर्फ साइन चेंज करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है इस इक्वेशन के अंदर, राइट। क्योंकि अगर आप इसको यहाँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा गाइडेंस मिल जाए। अगर आप देखते हो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर y को लोगे इक्वल तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट x के केस में क्यों हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें सिर्फ साइन चेंज करना है, माइनस कर दो, प्लस कर दो, माइनस कैंसिल हो गया, देखो 5y, ये कितना आ गया देखो जरा -3। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन, सॉरी, एलिमिनेशन मेथड यही था। तो आई थिंक यू नो सम स्टूडेंट्स से इसकी सर एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा इजी है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों ही इजी हैं। रीज़न, क्योंकि करने तो दोनों ही हैं, और समटाइम्स कभी कभी हमें सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा इजी मिल जाता है, उससे जल्दी हो जाती है अप्रोच, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है, वो भी हमारे लिए टाइम तो लेते ही है थोड़ा बहुत, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको पहले बताई हैं, आपको अब तीनों मेथड क्लियर होने चाहिए, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अब आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। इक्वेशंस आपके सामने फॉर्म होंगी और आपको अपने अकॉर्डिंग मेथड निकालना है, मेथड सिलेक्ट करना है और अप्लाई करना है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, इंटरेस्टिंग है ये भी। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। सबसे पहले जब भी हमारे पास आए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमें वेरिएबल्स क्या सपोज करने हैं, किस चीज को वेरिएबल मतलब सपोज करना है, क्या हमें लेना है। अगर फ्रैक्शन में बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट, ऑफ फ्रैक्शन बी x
ऐसे ही उसको x एंड y मान लिया। अब मेरे लिए जो फ्रैक्शन होगा तो क्या बन गया, तो फ्रैक्शन हो जाएगा मेरे लिए x अपॉन वाई। बट मेरे लिए केसेस चेंज है। केस 1 की अगर बात करें तो केस 1 क्या कह रहा है, इफ 1 इज एडेड सो x प्लस 1 कर दिया, एंड 1 सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम, तो फ्रॉम ध्यान रखना, फ्रॉम मतलब y माइनस 1 ही करना है, 1 माइनस वाई ना हो जाए। जो फ्रैक्शन है उसने बोला है we add 1 in the numerator and subtract from the numerator denominator, fraction reduces to 1। तो इसका मतलब है क्या कि जो एक्चुअली जो फ्रैक्शन की वैल्यू थी वो रिड्यूस हो गई है। अब रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि कम हो गई है 1, राइट। नाउ नेक्स्ट वाला केस क्या कहता है, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो पहले हम क्या करें, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि तभी बात बन पाएगी। तो इसको x माइनस वाई अपॉन वाई, अगर हम इसमें बात करें, इट रिड्यूसेस टू 1, वैल्यू रिड्यूसेस टू 1। तो व्हाट डू मीन बाय दिस, यहाँ पर थोड़ा बात समझने वाली है कि रिड्यूसेस का मतलब क्या कहना चाह रहा है। अगर आप रिड्यूसेस को दो सेंस में काम कर रहा है रिड्यूसेस, यहाँ पर व्हाट इज द सेंस कि रिड्यूसेस टू 1 मतलब क्या एक कम हो गया है या वो एक तक पहुंच गया है, राइट। देयर आर टू मीनिंग, ओके। नाउ तो वो क्या करना चाहिए हमें, अगर ये रिड्यूसेस टू 1 बोल रहा है तो इसका मतलब क्या वो पहले से 1 कम हो गया है या इसका मीनिंग कुछ और है। यहाँ पर हमें समझने वाली बात ये है, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है जो नहीं हो सकती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 ही पुट करना पड़ेगा क्योंकि रिड्यूसेस टू 1 मतलब 1 बन गया है। तो ये बड़ा समझदारी वाली बात करनी पड़ेगी यहाँ पर। अब हम क्या करें, इस स्टेप को क्यों लिखें, जरूरत ही नहीं है। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 एंड x माइनस 1, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू -2, ये आ गया। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब जो सेकंड केस है, केस 2 क्या कहता है, इट बिकम्स 1/2 व्हेन इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब x में हमने कुछ ऐड नहीं किया और y में प्लस 1 ऐड किया तो ये 1/2 हो जाता है। क्या हो जाएगा, तो अगर मैं इसको फिर इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, दो इक्वेशंस फिर मिल गई हमें, राइट। इसको देखो ऐसे सॉल्व कर देते हैं एक और बार, थोड़ा क्लियर होगा आपको दोबारा। ये सपोज ओके, you can see y both are same but they both are having same sign, so one should be plus. So what we will do, change the sign, it is minus because it is plus, it is plus and it is minus, so cancel. So x minus 2x minus x and minus 2 minus 1 minus 3, so x is 3, right. And put the value of x in any equation. So I am putting here x minus y is equal to -2, so it is 3 minus y minus 2 minus y is equal to -2 minus 3 minus 5 and y is -5. So it is clear. Now you can check, you can verify is it correct or not. So what is the fraction, original fraction was x upon y, so original fraction will be 3/5. This is the original fraction and you can write this fraction also. But what is the first case, we are adding +1 and -1. So if you see original fraction is 3/5 +1 and -1, so what you will get is 4 and 4. Oh, what we are getting 1, it means absolutely right solution, right. Now in the next one, 5 years ago Noori was thrice okay as old as Sonu. I think this question can be done by you because the same type of sum we have done in the previous exercise. So we are not doing this sum, right. Okay, now I am coming to the third question which is very important. The sum of the two digits of a two-digit number. Student, sometimes I do some errors because of, so that you can understand, okay, errors can be here by you, right. So I always discuss the common errors.
So usually we write down where is the error generally happens. Now I am coming to the third part. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. What do you mean by this one? Okay, what do you mean by 2-digit number? Suppose I am saying 58. 58 is any 2-digit number. So how can you say that it's a 2-digit? This place value will tell us, because there are 2 place value, ones and tens. That is why we are saying it's a 2-digit number. Because whenever there are 3 digits, then we can say that there are 3 place values. So it means that place value is deciding somewhere. अब करना क्या है, यहाँ पर भी 2-digit नंबर है. अब मैं देखिए मैं 2-digit नंबर को कैसे बोलूँगा. अगर मुझे 58 है, 58 को मैं क्या बोलूँगा कि 5 × 10 + 8, राइट. नंबर में था तो इसलिए 58 कर दिया. बट अगर मुझे एक वेरिएबल हो, सपोज मैंने बोला कि ये 5x है यहाँ पर और 8y है, इट इज ऑल्सो 2-digit नंबर. इसको मल्टीप्लाई मत सोचना, क्योंकि मैं इसी को इसलिए एग्जांपल देके करा रहा हूँ कि 5 की जगह मैंने x रख दिया और 8 की जगह y रखा. तो ये एक्चुअली में अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम यही सोचेंगे इसके अंदर मल्टीप्लाई है. तो हम क्या करेंगे, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे. यहाँ पर क्या हो जाएगी वो 10x × y, क्योंकि x 10 प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला प्रोसेस यूज करेंगे, राइट. तो मैं जब भी इस क्वेश्चन में बात करूंगा कि 2-digit नंबर है, तो मैं उसको हमेशा वेरिएबल फॉर्म में अगर मैं लिख रहा हूँ तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा रेदर देन इन दिस फॉर्म, ताकि वो कंफ्यूजन ना रहे. पहली चीज तो ये थी इस क्वेश्चन के अंदर जो समझना है, क्योंकि तभी हम क्वेश्चन के अंदर एंट्री सही तरीके से कर पाएंगे. अब करेंगे क्या, सपोज मैंने क्या किया, दैट 10th digit number by and 1st digit number bx. तो मैंने 10th को अगर मैंने y मान लिया और 1st को x लिया है, तो वो नंबर क्या बनेगा, अभी मैंने बताया आपको. मुझे किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा मैं इसको. तो क्या लिखेंगे 10y + x, क्योंकि 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x ही रहना है, जैसे मैंने यहाँ पर 58 को किया था. 10 × 5 + 8, दिस इज द एक्चुअल फॉर्म, राइट. अब मेरे लिए नंबर ये है 10y + x, क्योंकि मेरे पास कोई नंबर तो है नहीं. उसने बोला सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर. कौन कौन से डिजिट्स है उसकी, ये है x और y. वो फर्स्ट वाला जो केस है उसके अंदर ये बोला है जो उसकी दोनों डिजिट्स है, केस नंबर 1, जो दोनों डिजिट्स का सम है वो 9. तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे लिए बड़ी इजी होगी बनाना, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, राइट. अब आए थे केस 2 पर. केस 2 में क्या कह देता है वो, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर. तो नंबर हमारे लिए ये है, तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है, 9 टाइम्स कर दिए. इज जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा हम वैसे वैसे प्रोसीड करेंगे. 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स. रिवर्सिंग मतलब ये 8 5 है, मतलब 5 8 है, 8 5 हो गया, उल्टा कर दिया. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 10x + 5 कर देंगे. मतलब जो 9 टाइम्स जो हमारा नंबर है उसका 9 टाइम्स उसके वो इक्वल है किसके साथ, ट्वाइस ऑफ उनके इंटरचेंज डिजिट्स के साथ. अब वो हमें क्योंकि नंबर नहीं पता तो इसलिए हम x और y की फॉर्म में लिखने वाले हैं. तो देखो कितना आ जाता है, 90y, इट इज 20x, this one, correct. Now find the number. अब हमारे सामने क्या आ गया, हम एक काम करते हैं x को इधर ले लेते हैं, तो ये इधर आ जाएगा. तो 90 माइनस कितना 88y, और ये भी इधर लेकर आ जाओ, या इसको आप इधर लेके जाओ ज़्यादा अच्छा है, 11x. तो अगर मैं इसमें बात करता हूँ 11 से डिवाइड हो रहा है, देख रहे हो कितना आ गया 8y = x. अब ये बताओ इनमें सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा अच्छा रहेगा या एलिमिनेशन. आप देख रहे हो x की सीधा मिल हमें y के फॉर्म में वैल्यू मिल रही है 8y, तो सीधा पुट करो ना. सो क्या करेंगे हम, x की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड.
हमने सेकंड से उठाकर फर्स्ट में पुट कर दिया, तो कितना हो गया ये देखो जरा, 8y प्लस y इज इक्वल टू 9 एंड 9y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू क्या है, हम यहाँ ले लेते हैं, 8y हमारा क्या था, x था, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8। अब हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या था, x और y निकालना नहीं था, हमारा टारगेट था नंबर पता करना। तो नंबर क्या पता हो जाएगा वो, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर क्या था हमारा 10y प्लस x, और y का वैल्यू कितना निकला 1 और x कितना निकला 8, तो कितना आ गया 18। एक्चुअली वो नंबर 18 था, राइट। वेरीफाई कैसे करोगे आप इसको, वेरीफाई करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, या तो आप एक काम करो, पहला जो केस था वो कहता था कि दोनों डिजिट का सम 9 है, देखो जरा 1 और 8 9। दूसरा भी आप वेरीफाई कर सकते हो, क्या कि 18 का 9 टाइम्स, 18 का 9 टाइम्स कितना हो गया, यस 162, और ट्वाइस ऑफ इसका उल्टा 81, बिल्कुल सेम आ रहा है देखो आप, तो इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल वेरीफाइड है। तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा देखो यहाँ पर, जैसे हमने लगाया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए रेदर देन एलिमिनेशन मेथड, तो ये चीज़ तो। अच्छा, नाउ क्वेश्चन पे आते हैं कि मीना है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. He asked the cashier to give her rupees 50 and 100 rupees note. Meena got for 25 notes in all. How many notes of rupees 50 and 100 rupees? Okay, now I am doing this sum. Okay, we will just form the equation for this, because now you have already understood the concept of substitution and elimination, so that we will not waste our time for cross multiplication and substitution, right? So now मीना went to a bank, और टोटल जो विड्रॉ हुआ है वो 2000 रुपीज को हुआ, बट मीना ने वहाँ रिक्वेस्ट किया कैशियर से कि रुपीज 50 और 100 रुपीज के नोट दे दो मुझे। तो क्या लिखेंगे, लेट दी नंबर ऑफ rupees 50 note and rupees 100 note be x and y। मैंने अपनी तरफ से नंबर्स दे दिया कि 50 रुपए के x नोट आए होंगे और 100 रुपीज के y नोट उसको मिले होंगे। और अगर मैं केस 1 की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ नोट्स टोटल कितने मिले उसको 25, तो x प्लस y की वैल्यू 25 है, ये तो साफ पता है क्योंकि x और y नंबर को प्रेजेंट करने आया है। नाउ केस 2, केस 2 क्या कहता है, केस 2 इज टोटल अमाउंट विड्रॉन इज 2000 रुपीज। आप ये बताएं 50 रुपीज के कितने नोट निकाले x, 100 रुपीज के, तो टोटल अमाउंट 50 रुपीज का कितना रहा 50x, 100 रुपीज के नोट की अमाउंट कितनी गई होगी क्योंकि y नोट निकले तो 100y, टोटल अमाउंट कितना 2000। पूरी इक्वेशन में आप 50 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय क्यों कर रहा हूँ, ताकि इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाए, इतना बड़े बड़ी वैल्यू खत्म हो जाए हमारी। ये देखो कितना सिंपल हो गया, हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब इसको सोल्व करना आई थिंक ज्यादा इजी है, सिंपल ये माइनस ये कर देना, काम खत्म हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, राइट। x प्लस 2y 25 एंड x प्लस 2y 40, कुछ नहीं करना है, माइनस माइनस माइनस। Okay, this one is y, right? This will be minus y and this will be minus 15, और तो y कितना आ गया, मतलब 15 नोट रहे होंगे उसके 100 रुपीज में, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, अब इसका अदर पार्ट आप अपने आप करेंगे सब्स्टिट्यूशन में। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सम है बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये बिल्कुल ऑटो वाला समय, जैसे ऑटो का जो फेयर फिक्स था ऐसे ही यहाँ पर लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में क्या है, एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर, राइट। सो सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। बड़ा प्रोसीजर सिंपल सा है, पहले मैं समझा देता हूँ उसको। सपोज आपने जैसे 7 दिनों के लिए बुक रखा, समझना, इसमें से 3 दिन का फिक्स चार्ज है, अब बचे हुए जो 4 दिन है उस पर वो डेली बेसिस पर चार्ज लगेगा, ऑन डेली बेस,
अब डेली वेज चार्ज लगेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक्स था, जो फिक्स चार्ज है वो मैं एक्स मान लेता हूँ, वो 3 दिनों के लिए फिक्स है, एक्स लगने लगेंगे। और मैं पर डे चार्जेस वाई मान लेता हूँ, तो 4y। तो अगर यार टोटल चार्जेस अगर उसको पे करने पड़ेंगे तो x प्लस 4y पे करने पड़ेंगे, क्योंकि 3 दिन का चार्ज x रुपीज और बाकी उससे जो एक्स्ट्रा दिन लगे हैं उसके ये 4y रुपीज, तब जाकर हम टोटल चार्जेस की बात कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही केस मानने वाले हैं, राइट। तो करना क्या है हमें, हम क्या लिखेंगे, डेट द फिक्स्ड चार्जेस फॉर 3 days, राइट, फॉर 3 days b rupees x and per day charges b rupees y। सिंपल सा बात। अब केस फर्स्ट पे आते हैं। केस फर्स्ट मैंने आपको वहां पर डिफाइन किया कि 7 days में से 3 days का तो फिक्स चार्ज x रुपीज हो गया। अब बचे हमारे पास 4 days और उसका 4y रुपीज देना पड़ेगा। अब टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ रहा है इसको, दिस वन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन जनरेट हो गई। अब सेकंड पे आते हैं। एक है सूसी 21 रुपीज पे कर रही है और वो 5 days के लिए बुक ले रही है। तो 5 days में क्या सीन बनेगा देखिए जरा। 5 में से आपको पता है 3 के लिए तो उसको x रुपीज पे करना, बचे 2 days में 2y, तो कितना आ जाता है, x प्लस 2y विल बी इक्वल टू व्हाट, 21। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। अब क्या करना है इसके अंदर, अब आपको सिंपल सा माइनस 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 करना पड़ेगा, क्योंकि साइन चेंज कर रहे हैं। क्योंकि ये प्लस में है सो एक माइनस, तो उसकी वजह से सब कुछ चेंज हो गया। ये कितना आ गया 2y, ये कितना आ गया 6, तो y मतलब 3 रुपीज तो पर डे का चार्ज हो गया। और y का वैल्यू x का वैल्यू इसमें पुट कर दो, राइट। तो कितना आ जाता है यहाँ से 3 प्लस 4y। आपको बिल्कुल सही तरीके से लिखना है विद स्टेटमेंट। ये मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ ताकि y क्या कितना आ गया 6 रुपीज, सॉरी x, ओ ये y आया और हमने x में पुट कर दिया बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं, इट विल चेंज, ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन में ये पकड़ लेता हूँ और y का वैल्यू निकला है, तो 4 इंटू 3 27 माइनस 12 करेंगे तो 15 रुपये चार्जेस फिक्स है। मतलब अगर मैं इसने 7 दिन में, तो यहाँ पर इसने 15 रुपये पे करने पड़ेंगे इसको। 15 और 4y रुपीज कितना है हमारा 6, 4 3 12, तो 12, तो 15 प्लस 12 मतलब उसने 27 रुपीज दिए होंगे, तो बिल्कुल 27 रुपीज दिए। तो यहाँ से ये वेरीफाई भी हो गया। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। सो क्लास यही थी, सिर्फ एक्सरसाइज, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है। उसके बाद तो बड़ा सिंपल मेथड है ये, राइट। सो डू मोर प्रैक्टिस सम्स रिलेटेड टू दिस। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आई थिंक यू विल बी मोर परफेक्ट, एरर्स खत्म हो जाएंगी, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।